वेलकम बैक टू एसआर कंपटीशन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप सभी की तैयारी एकदम ऑन पीक चल रही होगी। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस क्लास में साइंस के और साइंस में भी केमिस्ट्री के कुछ ऐसे पीवाईक्यूज लेकर आई हूँ जो बहुत इजी और डायरेक्ट हो जाने वाले सवाल हैं। अब केमिस्ट्री में भी आज मैं सिर्फ सॉल्यूशन यहाँ पर लिखा है तो मैं सॉल्यूशन के ही नहीं करवाऊंगी, मैं बहुत सारी यूनिट्स लेकर आई हूँ जो यूनिट्स आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग होती है। उन सभी यूनिट्स के जितने भी पीवाईक्यूज पूछे गए हैं पिछले सालों में, सारे के सारे पीवाईक्यूज आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। ये सारे पीवाईक्यूज आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी होने वाले हैं क्योंकि ऐसे सवाल रिपीट होने के चांसेस बहुत होते हैं। और ये तो बात कहा ही जाता है कि आप जब भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो, उसके पीवाईक्यूज लगाना तो बिल्कुल गोल्डन रूल ही है, ये तो हमें लगाने ही लगाने हैं। और आज मैं आपको बहुत सारे यूनिट्स के पीवाईक्यूज लगवाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस सेशन से। सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन सेशन रहने वाला है वो रहने वाला है चैप्टर सॉल्यूशन से। तो सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है, देखो कैसे सवाल आते हैं यहाँ से। सॉल्यूशन से पहला सवाल हमसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस प्रोड्यूसेस वाटर इंसॉल्युबल सॉल्ट, यानी इनमें से कौन सी अभिक्रिया ऐसी होती है जो वाटर इंसॉल्युबल सॉल्ट प्रोड्यूस करती है। वाटर इंसॉल्युबल सॉल्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसा सॉल्ट जो पानी में घुलनशील ना हो, यानी जो पानी में घुलता ना हो। कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिसमें वो बनता है? एडिशन रिएक्शन, कैटालिटिक रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत ही इजी सवाल पूछा है, बहुत इजी सवाल, और इसका करेक्ट आंसर होगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यानी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में हमें इनसॉल्युबल सॉल्ट मिलता है। इतना जरा सा क्वेश्चन कब पूछा गया था मैम? आरआरबी ग्रुप डी में 2022 में शिफ्ट 1 में पूछा था। इतना ज्यादा इजी सवाल। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन CO2 गैस इज पास्ड थ्रू द लाइम वाटर, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी यानी लाइम वाटर से गुजारा जाता है तो क्या होता है? सॉल्यूशन मिल्की बन जाता है, यानी कि दूध के जैसा उसका टेक्सचर हो जाता है, या फिर ग्रीन कलर अपीयर होता है, या फिर कोई चेंज ही नहीं होता, या ब्लैक प्रेसिपिटेट बन जाता है। ये भी बहुत इजी 9th क्लास का चैप्टर का ये हमारे पास क्वेश्चन है, 9th 10th में हमने पढ़ा था। बता दीजिए भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैम ना तो ग्रीन कलर आता है ना तो ब्लैक कलर आता है, तो पहले ही ये वाले दोनों ऑप्शन काट देते हैं। क्या कोई चेंज ही नहीं होता? ऐसा कैसे हो सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड को जैसे ही हम लोग लाइम वाटर से डालेंगे कोई चेंज ही ना हो, ऐसा तो मैम होता नहीं है, तो ये भी नहीं हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो सॉल्यूशन है ना वो हमारा मिल्की हो जाता है। ये इतना इजी सॉल्यूशन भी आपसे 2022 में शिफ्ट 3 में पूछा था। 2022 में काफी इजी क्वेश्चन आए साइंस से, बहुत इजी। एक बार इन क्वेश्चन को पढ़ लो, आपके दिमाग में छप जाएंगे। बस अटेंटिव लेक्चर देखना है, बहुत ध्यान से, पूरा ध्यान बस लेक्चर पे होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सॉल्यूशंस इज फॉर्म्ड व्हेन कॉपर सल्फेट। देखो हमारे पास क्या होगा अगर कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो रिएक्ट करेगा जिंक मेटल से। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है बेटा ये। अगर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जिंक मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो जिंक का भी एक सल्फेट बन जाएगा, और क्या बन जाएगा मैम? ZnSO4 हमारे पास ऑब्टेन हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को हम जिंक सल्फेट भी बोलते हैं। इसी को क्या बोला जाता है बच्चा? इसी को जिंक सल्फेट भी बोलते हैं। तो क्या रिसीव हो जाएगा मैम? हमें जिंक सल्फेट रिसीव हो जाएगा। ऐसे रिएक्शंस को याद रखना है बिल्कुल। क्या रिसीव हो जाएगा? जिंक सल्फेट हमें रिसीव हो गया। ये भी आपसे 2022 के शिफ्ट 3 में पूछा हुआ सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ व्हाइट प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म्ड इफ वी ऐड अमोनिया सॉल्यूशन टू। यहां पर बोल दिया गया है कि अमोनिया के सॉल्यूशन को इनमें से हम किसके साथ ऐड करें कि हमें एक व्हाइट पीपीटी मिल जाए। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है और ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का सवाल है। सवाल बनता है हमारे पास, अमोनिया को किसके साथ मिलाया जाए कि हमें एक व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये याद रखने वाला है, हम अगर इसको मैग्नीशियम नाइट्राइड के सॉल्यूशन के साथ मिलाते हैं तब हमें व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। तो बेरियम और AlCl3 KNO3 कभी भी व्हाइट पीपीटी नहीं देते, जबकि मैग्नीशियम से हमें व्हाइट पीपीटी ऑब्जर्व होता है। ये अच्छे लेवल का सवाल था, याद रखने वाला सवाल है। करेक्ट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मैग्नीशियम नाइट्राइड सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विग्रसली विद वाटर। यानी कि जब कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ बहुत अच्छे से हम रिएक्शन कराते हैं, यानी फास्ट रिएक्शन कराते हैं, अगर विग्रस यानी फास्ट रिएक्शन अगर हम कराते हैं तो क्या होता है? तो हमारे पास में मेन प्रोडक्ट लाइमस्टोन होगा, स्लेक्ड लाइम होगा, हाइड्रोजन गैस होगी, या क्विक लाइम होगा। व्हाट विल बी द मेन प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन?
कैल्शियम ऑक्साइड को विग्रसली वाटर के साथ रिएक्शन करा दिया, बताइए मेन प्रोडक्ट क्या होगा? क्या मेन प्रोडक्ट लाइमस्टोन होगा? बिल्कुल नहीं। क्या हाइड्रोजन गैस होगी? नहीं मैम, हाइड्रोजन गैस भी नहीं, क्विक लाइम भी नहीं। करेक्ट आंसर होगा बेटा स्लेक्ड लाइम। करेक्ट आंसर हमारे पास स्लेक्ड लाइम हो जाने वाला है, और ये सवाल भी 2022 में शिफ्ट 1 में पूछा हुआ सवाल है। नेक्स्ट, when Kavita took an aqueous solution of copper sulfate and added some granules of aluminium. कविता नाम की एक लड़की है जिसने कॉपर सल्फेट का एक एक्वस सॉल्यूशन लिया। मान लीजिए ये स्प्रे है, इस स्प्रे में कोई ना कोई सॉल्यूशन हमारे पास भरा हुआ है, इसमें मान लो मैंने एक्वस सॉल्यूशन भर दिया। कविता ने एक्वस सॉल्यूशन लिया और उस एक्वस सॉल्यूशन में थोड़े बहुत एल्यूमिनियम के दाने डाल दिए। द कलर ऑफ द सोल्यूशन चेंज, जिसकी वजह से जो सोल्यूशन का कलर था ना वो चेंज हो गया। अब दिस इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ, अब जो सोल्यूशन का कलर चेंज हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? क्या इन सब में से ऐसा क्या बना कि जो सोल्यूशन लिया था कविता ने उसका कलर चेंज हो गया? इनमें से ऐसा क्या बना कि कलर चेंज हो गया? बताओ भाई। देखो हमारे पास कॉपर सल्फेट था, यानी इसने कॉपर सल्फेट लिया था, प्लस उसकी एल्यूमिनियम ग्रेन्यूल्स के साथ में उसने रिएक्शन करा दी, यानी कॉपर सल्फेट में एल्यूमिनियम ग्रेन्यूल्स डाल दिए। बता दो क्या बन जाएगा? मैम सीधी सी बात है, एल्यूमिनियम सल्फेट बन जाएगा। यानी 2 एल्यूमिनियम लो, ये 3 लो, तो हमें मिल जाएगा Al2SO4 का होल थ्राइस। क्या मिल जाएगा मैम? एल्यूमिनियम सल्फेट हमें रिसीव हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो, जैसे ही कॉपर सल्फेट लिया था उसने, उसमें एल्यूमिनियम डाला, हमें क्या रिसीव हो जाता है मैम? यहाँ पर हमें एल्यूमिनियम सल्फेट रिसीव हो जाएगा। एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ क्या रिसीव होगा मैम? कॉपर यहाँ पर जो है वो निकल जाएंगे। कितने कॉपर दिए? 3 कॉपर मेटल जो है वो यहाँ पे निकल गई। तो कलर किसकी वजह से चेंज हुआ मैम? ये बना, इसकी वजह से कलर चेंज हुआ। यानी ये देखो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। एल्यूमिनियम सल्फेट था ना, एल्यूमिनियम सल्फेट बना, करेक्ट आंसर आ जाएगा सी। इसके बनने की वजह से कलर हमारा बिल्कुल चेंज हो चुका है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है Na2SO4 BaCl2 के साथ में अगर रिएक्शन करे। देखो मैं तुम्हें लिख के दिखाती हूँ। हमारे पास में Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट की बेरियम क्लोराइड के साथ अगर हमने रिएक्शन करा दी तो बेरियम सल्फेट बन जाता है। बेरियम सल्फेट बोले तो, अरे भाई, बेरियम सल्फेट मतलब BaSO4 बन जाता है मैम। और बेरियम सल्फेट के अलावा यहाँ पे 2 NaCl बाहर निकल जाते हैं। इस रिएक्शन में विच प्रोडक्ट रिमेन्स इन द सॉल्यूशन, यहाँ पर कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो सॉल्यूशन में रह जाएगा, यानी इनमें से कौन सा प्रेसिपिटेट बनेगा? बता दो इनमें से क्या प्रेसिपिटेट के रूप में बनेगा। यहाँ पर सिर्फ इतना बताना है कि क्या यहाँ पर प्रेसिपिटेट के रूप में बन रहा होगा। मैम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर NaCl जो है वो इसके सॉल्यूशन में एज इट इज रह जाएगा, यानी करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द बिलो स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर स्टेटमेंट। हमें 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बेटा अक्सर कंफ्यूज करने के लिए आते हैं। जब जब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आए और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा एंड में करने चाहिए, या तब करने चाहिए या तो एकदम स्टार्टिंग में कर लो अगर आपको आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो थोड़ी देर के लिए स्किप करो और लास्ट में ऐसे सवालों को करना। क्या दिया है मैम? हमें 2 बेसिकली स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम जर्म्स, फ्री फ्रॉम जर्म्स। पीने के पानी को जर्म्स फ्री करने के लिए क्या हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं? दूसरा, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज। बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज में ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बताओ कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट गलत है? कौन सी स्टेटमेंट सही है बेटा और यहाँ कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत होने वाली है? ब्लीचिंग पाउडर का यूज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किया जाता है बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज में, बिल्कुल सही बात है, यस किया जाता है। क्या ब्लीचिंग पाउडर का यूज पीने के पानी में किया जाता है उसको जर्म्स फ्री करने के लिए? यस, ये भी सही है। तो हमारा आंसर आ जाएगा बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। और ये सवाल हमसे 2022 में शिफ्ट 1 में ही पूछा हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फिर से रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है इस क्वेश्चन के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी हमारा 2022 और शिफ्ट 2 का सवाल है। पूछ रहा है, इन द गिवन रिएक्शन व्हिच सब्सटेंस इज इनसॉल्युबल। इस पूरी रिएक्शन में कौन सा सब्सटेंस है जो अघुलनशील है, यानी जो घुलता नहीं है पानी में, यानी जिसका प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व हो सकता है? बता दो भाई कौन सा है जो घुलता नहीं है? KBr, BaBr2, BaI2 या फिर Ki? बता दीजिए।
कौन सा प्रेसिपिटेट के रूप में मिल जाएगा मैम? बेरियम ब्रोमाइड यहाँ प्रेसिपिटेट के रूप में मिलता है, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा मैम? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, दैट इज BaBr2। ये कैसे मिलता है मैम? ये अनडिजोल्व होता है, यानी नॉट डिजोल्व्ड, नॉट डिजोल्व्ड इन वाटर, नॉट डिजोल्व्ड इन वाटर, या वाटर कह सकते हैं, या फिर किसी भी सॉल्वेंट में घुलता नहीं है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमें दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। पहला सवाल भी प्रेसिपिटेशन पे था, अगला फिर से प्रेसिपिटेशन के बारे में पूछा है। कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में ट्रू है, बताइए। क्या यहाँ पर सिर्फ पानी ही फॉर्म होता है? कैसी बातें कर रहा है ये, कैसे सिर्फ पानी फॉर्म हो सकता है प्रेसिपिटेट? तो इन्होंने बताया ही नहीं। ओनली हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड, गलत बात है, प्रेसिपिटेट तो इन्होंने भी नहीं बताया। ओनली सॉल्युबल सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड, अगर सॉल्युबल सॉल्यूशन मिल जाता तो प्रेसिपिटेट किसका बनता? या फिर एन इनसॉल्युबल सॉल्ट इज फॉर्म्ड। बता दो भाई, आपके सामने ऑप्शन है, आपके सामने क्वेश्चन है, आंसर आपको बताना है। अब आप बता दीजिए कौन सा आंसर करेक्ट होने वाला है 10th का। मैम ना तो केवल वाटर फॉर्म हो सकता है, यानी ऑप्शन ए तो बिल्कुल गलत है। ना तो केवल हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो सकती है, ना तो सॉल्युबल सॉल्यूशन मिलेगा। जब जब बोल दिया उसने कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, तो सॉल्युबल सॉल्यूशन मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता, यानी इनसॉल्युबल सॉल्यूशन या इनसॉल्युबल सॉल्ट हमें प्रोवाइड होता है किसमें? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में। और ये सवाल हमसे 2022 में पूछा गया है, वो भी शिफ्ट नंबर 2 में, है ना? तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स will give an aqueous solution having pH of almost 7। pH 7 का मतलब होता है बेटा न्यूट्रल। देखो, अगर कभी भी आपके पास में, याद रखना यहां से सवाल एज इट इज बनने के चांस है, अगर कभी भी pH 7 आ रहा है तो वो न्यूट्रल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर जो आपका pH है वो ग्रेटर देन 7 आ रहा है तो वो बेसिक को रिप्रेजेंट करता है, जो भी बेसिक कैरेक्टर्स वाले होते हैं। अगर आपका pH कभी भी 7 से कम, 7 से कम आ रहा है तो वो एसिडिक को, मीडियम को रिप्रेजेंट करता है। ये वाले जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको आपको याद रखना है। हमें बताना है कि कौन सा ऐसा सॉल्ट है जो pH 7 पे यानी न्यूट्रल मीडियम पे हमें रिसीव हो जाता है, न्यूट्रल मीडियम पे हमें रिसीव हो जाएगा। हमें दिया हुआ है अमोनियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट या K2SO4। बता दो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 11th का। अमोनियम क्लोराइड बेटा एसिडिक हो जाएगा, Na2CO3 भी करेक्ट आंसर नहीं होगा, K2SO4 बिल्कुल सही आंसर है, यानी करेक्ट आंसर बेटा हो जाएगा आपके पास ओनली थर्ड। 11th का बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ओके हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 5 ml ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ NaOH। NaOH का वॉल्यूम कितना दे रखा है? NaOH का वॉल्यूम बेटा दे रखा है 5 ml, is found to be completely neutralized by 5 ml of a given solution of HCl। यानी HCl का वॉल्यूम कितना दे रखा है? इसका वॉल्यूम भी मैम 5 ml ही दे रखा है, ठीक है। If we take 10 ml of the same solution, अगर हम NaOH में क्या ले लें? अगर हम NaOH का 10 ml का सोल्यूशन ले लें तो बता दो हमें HCl का कितना सोल्यूशन लेना पड़ेगा। और ये रिएक्शन कौन सी हो रही है बेटा? यहाँ हो रही है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी बोला जाता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में देखो NaOH है, NaOH बेटा एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये HCl के साथ में रिएक्शन करेगा जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और रिएक्शन करके क्या बना देगा? NaCl एक सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देगा, NaCl एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा और वाटर यहां से रिलीज हो जाएगा। यानी कि जितना हमें NaOH लेना होता है उतना ही HCl भी लेना होता है, और ये कंपलसरी है। जितना NaOH होगा उतना ही HCl होगा। 5 मिलीलीटर अगर NaOH था तो 5 ही HCl था। अगर हमने NaOH 10 कर दिया तो सीधी सी बात है मैम HCl भी 10 ml ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? HCl भी 10 ml हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर क्या आएगा मैम? 12th का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या समझ आया? 12th का करेक्ट आंसर क्या होगा मैम? ऑप्शन नंबर बी। ओके, अच्छा क्वेश्चन था बेटा, ये बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था, रिपीट हो सकता है उसके जैसा दूसरा सवाल, वो हो गया, वो भी रिपीट हो सकता है, ऐसा कोई बात भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइल्ड इन द रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। यानी अगर हमारे पास अमोनिया की रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ में? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, एक्वस सॉल्यूशन हमने सोडियम क्लोराइड का भी ले लिया है, तो क्या हमारे पास बन जाएगा? बता दो इनमें से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, क्या लग रहा है आपको? A non-corrosive alkaline solution,
वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर या फिर बेकिंग पाउडर, क्या हमारे पास बन जाएगा? नोट डाउन कर लेना, बेकिंग पाउडर का फॉर्मेशन हो जाएगा। काफी अच्छे लेवल का और इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज होगा और अगर आपको रिएक्शन नहीं पता तो ये सवाल आप सॉल्व नहीं कर सकते, इसीलिए रिएक्शन पता होनी चाहिए। याद रखना 2022 शिफ्ट 1 में ही पूछा था और बहुत अच्छा सवाल है, अच्छे लेवल का, तो ये याद रखना है आपको, है ना। बेकिंग पाउडर हमारे पास बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय इलेक्ट्रोलिटिक मेथड विच सॉल्यूशन इज यूज्ड, NaOH को बनाने के लिए किस सॉल्यूशन का यूज किया जाता है इलेक्ट्रोलिटिक मेथड के अकॉर्डिंग? लाइम वाटर, क्लोरीन वाटर, ब्रोमीन वाटर या ब्राइन? बता दीजिए किसका यूज हमें यहाँ पर करना होगा। याद रखना हमेशा यहाँ पर ब्राइन का यूज किया जाता है। उसके अलावा एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज नोन एज, सोडियम क्लोराइड के एक्वा सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है? ऑलवेज हैव इन माइंड, सोडियम क्लोराइड के एक्वा सॉल्यूशन को भी ब्राइन कहा जाता है, हमेशा याद रखना है, सोडियम क्लोराइड के एक्वा सॉल्यूशन को हम ब्राइन कहते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, 2022 शिफ्ट 1 में ही पूछा हुआ सवाल है। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से कौन सा सॉल्यूशन ऐसा है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता है? नहीं, नॉट जैसे शब्द का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये कंफ्यूज करने के लिए आते हैं। नॉट कौन नहीं कर पाएगा? एसिड एंड बेस, मैम जितने भी एसिड होते हैं वो प्रोटॉन को रिलीज करते हैं, बेस होते हैं वो OH माइनस को, ये तो बहुत आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, ये तो बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। एल्कोहल एंड ग्लूकोज, एल्कोहल एंड एसिड एंड ग्लूकोज एंड बेस, बता दो क्या करेक्ट आंसर होगा 16 का। एल्कोहल और एसिड अगर है तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। सिमिलरली अगर हमारे पास ग्लूकोज और बेस आता है, ये भी कंडक्ट करता है, तो एल्कोहल और ग्लूकोज जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगर हम एल्कोहल एंड ग्लूकोज का मिक्सचर ले रहे हैं तो ये कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। एकदम अच्छे लेवल का सवाल था, टफ भी था, डाउट हो सकता है बच्चों को, याद रखना ये पूछा गया था 2021 NTPC के शिफ्ट नंबर 2 में, अच्छा सवाल था, इंपॉर्टेंट था, रिपीट हो सकता है आपका। तो ये हो गया एल्कोहल एंड ग्लूकोज। ओके, 17th क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज, अगेन ये आ गया यहाँ पर नॉट, नॉट जैसे शब्द का बहुत ध्यान रखना, इनमें से कौन सी कोलॉइड की एक प्रॉपर्टी नहीं होती है? नॉट याद रखना बिल्कुल बहुत अच्छे से, कौन सी कोलॉइड की एक प्रॉपर्टी नहीं होती है? कोलॉइड कैन नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, ड्यू टू स्मॉल साइज इंडिविजुअल पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आइज, they do not settle down with left undistributed, या फिर a colloid is a heterogeneous mixture। कौन सी इसकी एक प्रॉपर्टी नहीं है ये बताना है, बता दीजिए 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा। कोलॉइड एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, बिल्कुल सही बात है मैम, है। उसके बाद ये कुछ बचे रह जाते हैं, पूरे सेटल डाउन नहीं होते, बिल्कुल सही बात है। इनका छोटे साइज होने की वजह से हम ऐसे खुली आंखों से इनको नहीं देख सकते, बिल्कुल सही बात है। हमसे पूछा है कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर 1 जो कि है कोलॉइड कैन नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, करेक्ट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर ए। ये भी आपसे NTPC 2021 में पूछा सवाल है और ये भी अच्छे लेवल का सवाल है ना। NTPC में 2021 में काफी अच्छे लेवल के सवाल पूछे गए हैं जो रिपीट होने के चांसेस रख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वापस से NTPC 2021 का सवाल है, अ डैश इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, इनमें से क्या एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस का? बता दो। मोलिक्यूल, मैम मोलिक्यूल कोई मिक्सचर ही नहीं होता, पार्टिकल कोई मिक्सचर ही नहीं होता, कंपोनेंट नहीं, करेक्ट आंसर आएगा बेटा सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होता है मैम? सॉल्यूशन जो है ना वो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं, एक तरीके का मिक्सचर 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स का। Next, what is the scale of measuring a hydrogen ion concentration? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को मेजर करने के स्केल को pH स्केल कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है pH इज इक्वल्स माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन हमें निकालनी है उसके लिए हम जिस स्केल का यूज करते हैं उस स्केल को कहा जाता है pH स्केल। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मैम pH स्केल। ये इतना इजी सवाल भी हमसे NTPC में पूछा गया था। देखो NTPC में हर लेवल का सवाल पूछता है, बहुत इजी भी पूछेगा, मॉडरेट लेवल का भी पूछेगा, तो ये इजी सवाल में आ जाता है। नेक्स्ट है, ये तो भाई रिपीट हो चुका है, देखो जेई में आ चुका है 2019 में, उसके अलावा NTPC में भी 2021 में रिपीट हो गया NTPC में।
देखो, होमोजीनियस मिक्सचर से एनटीपीसी ने एक और सवाल पूछा था। होमोजीनियस मिक्सचर का अगला सवाल फिर पूछ लिया। होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ अ सोल्यूट एंड अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड। किसी सोल्यूट या सॉल्वेंट के होमोजीनियस मिक्सचर को क्या बोला जाता है? अभी जो क्वेश्चन पढ़ा था सेम वैसा सवाल है, सेम वैसा, बस इसने क्या किया, स्टेटमेंट इधर से उधर कर दिया, बाकी सब कुछ सेम है। सोल्यूट और सॉल्वेंट के होमोजीनियस मिक्सचर को क्या बोला जाता है बेटा, बता दीजिए। सीधी सी बात है मैम, अभी आपने बताया था, इनको बोला जाता है सॉल्यूशन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अ सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस सॉल्ट इज कॉल्ड। एक हमने वीक एसिड ले लिया और इसका कॉन्जुगेट बेस ले लिया, इसके सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? बेसिक सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन या हाईली एसिडिक सॉल्यूशन? बता दो, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ सवाल है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं मैम? ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है बफर सॉल्यूशन, यानी ऑप्शन सी जो है वो हमारे पास बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 320 ग्राम ऑफ वाटर, यानी वाटर का वेट कितना दिया है? 320 ग्राम पानी दिया है। 47 ग्राम सॉल्ट दिया है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन बाय मास परसेंट। मास परसेंट के अकॉर्डिंग हमें सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालनी है। मास परसेंट कैसे निकालते हैं? देखो, मास परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यहाँ पर हमें क्या रखना होता है बेटा? यहाँ पर आप सोल्यूट का मास रख देंगे, जो भी सोल्यूट का मास गिवन होगा, सोल्यूशन का मास रख देंगे, सोल्यूट और सोल्यूशन के मास में 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आंसर आएगा परसेंटेज में आपके पास आ जाएगा। और इसका आंसर पता है क्या आएगा? इसका आंसर आएगा आपके पास में 12.8%। सॉल्व कर लीजिएगा, जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ रहा होगा आपका बी। तो करेक्ट आंसर आएगा बी। इसको प्रॉपरली सॉल्व कर लेना, फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया है, बस वैल्यू पुट ऑन करनी है, वैल्यू रखना, आंसर आ जाएगा। ये पूछा गया था ग्रुप डी में, 2018 में पूछा था। फिर से वैसा ही सवाल दिया है, चलो इस बार मैं सॉल्व करवाई देती हूँ। अ सब्सटेंस विच 49 ग्राम्स ऑफ ऑर्डिनरी सॉल्ट, यानी मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया है? सोल्यूट का मास हमें दिया है 14, कैसे लिखा है, सोल्यूट का मास हमें दिया है 49 ग्राम्स, विच इज डिजोल्व्ड इन 320 ग्राम्स, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है? देखो भाई, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है? सॉल्वेंट का मास हमें दिया है 320 ग्राम। तो अब हम सबसे पहले तो निकाल लेते हैं मास ऑफ सोल्यूशन। सबसे पहले बेटा निकाल लो मास ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन का मास कैसे निकाला जाता है? सोल्यूशन का मास निकाला जाएगा मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट करके। कैसे निकालेंगे? ये निकालेंगे मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। सोल्यूट का मास कितना है? 49, सॉल्वेंट का मास कितना है? 320। दोनों को ऐड कर दो भाई, 350, 370, 369, कितना आ गया भाई? 369। बता दो क्या सही आया है? 369 ही है ना? हाँ जी है। तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया 369 ग्राम, है ना, 369 ग्राम आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हमें निकालनी है मास बाय मास परसेंटेज। सेम फॉर्मूला लगाएंगे। मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको थोड़ा मैं अलग कर देती हूँ। देखो क्या आ जाएगा, मास बाय मास परसेंटेज। देखो क्या आया, व्हाट इज द मास ऑफ सोल्यूट? मैम 49 है। मास ऑफ सोल्यूशन कितना आया? 369 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दीजिए भाई। 49 अपॉन 369 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो। लाओ मैं करके भी दिखा देती हूँ आपको आंसर क्या आएगा। आपकी आंखों के सामने इसको सॉल्व भी कर देते हैं। क्या दिया हुआ है? 49 डिवाइडेड बाय 369 मल्टीप्लाइड बाय 100।
तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 13.28%, यानी करेक्ट आंसर आया ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 13.28%। इतना इजी सवाल था और ऐसे कई सारे सवाल रिपीट करे हुए इन्होंने सेम फॉर्मूला पे। जितने भी सवाल होंगे ऐसे वाले जिसमें मास बाय मास परसेंटेज निकालनी है, पीछे वाला सवाल भी बिल्कुल सेम था। सबसे पहले सोल्यूट का मास गिवन होगा, सॉल्यूशन का मास आप निकाल लो, अगर नहीं गिवन है कैसे निकालेंगे, सोल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास दोनों का ऐड करके सोल्यूशन का मास आ गया, बस वैल्यू पुट ऑन करी आंसर आ जाएगा। आंसर आया 13.28%। ये आपसे 2018 शिफ्ट 1 में पूछा हुआ सवाल है। ओके 24 क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन कंटेन 31 ग्राम ऑफ सॉल्ट, यानी मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया हुआ है, मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया हुआ है, मास ऑफ सोल्यूट 31 ग्राम दिया हुआ है इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, दैट मींस मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है आपको 320 ग्राम। फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मास, सेम वही चीज मास बाय मास परसेंटेज निकालना है, तो सबसे पहले तो तुम निकाल लो मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट करके, तो यहाँ पर आ जाएगा मास ऑफ सोल्यूट प्लस हमारे पास आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, दोनों को भाई ऐड कर दो, बताओ क्या आएगा। सोल्यूट का मास कितना है मैम, ये है 31, सॉल्वेंट का मास कितना है, ये है 320, बता दीजिए आंसर कितना आएगा, हमारे पास आ जाएगा 351। कितना आंसर आया मैम, 351 ग्राम आ गया। देखो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1 2 प्लस 3 5, यस 351 आ गया। अब क्या निकालना है मैम, अब निकालना है मास बाय मास परसेंटेज। अब इस बार मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, मास बाय मास परसेंटेज क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट कितना था 31 ग्राम था, अपॉन सॉल्यूशन का मास कितना था 351 ग्राम था, मल्टीप्लाइड बाय 100%। इसको हमें सॉल्व कर लेना है, जैसे इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा मैम, हमारे पास आंसर आ चुका होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके मुझे बताना इनमें से क्या करेक्ट आंसर है इन ऑप्शंस में से। तो इसको सॉल्व करिएगा आराम से घर पे बैठ के और कमेंट सेक्शन में बता के जाना कि इसका इन चारों में से क्या सही आंसर आया। और ये सवाल भी आपसे 2018 शिफ्ट 2 में पूछाया सब क्या सवाल है, ये मुझे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमारे पास ये वाला सवाल भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ कॉमन सॉल्ट इन अ सॉल्यूशन ऑफ 320, सेम वैसे ही सवाल है यार। सॉल्वेंट का मास कितना दे रखा है, इतना दे रखा है, सॉल्यूट कितना दे रखा है, इतना दे रखा है, मास बाय मास परसेंटेज निकालना है। सेम सवाल है जैसा हम अभी तक करते आए हैं, बिल्कुल सेम सवाल है। और याद रखिएगा इसका आंसर आपका आ जाएगा डी 9.09%, सेम फॉर्मूले में रखना, सेम तरीके से सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा डी। ये भी ग्रुप डी में 2018 शिफ्ट 3 में पूछा हुआ सवाल है। हर शिफ्ट में लगभग एक जैसा ही सवाल यहाँ पर पूछा है इन्होंने सेम फॉर्मूले पे, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, डी हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा, सेम फॉर्मूला अप्लाई करना आ जाएगा। ओके 26th क्वेश्चन हमारे पास है, कंसेंट्रेशन ऑफ मास बाय मास परसेंटेज इन अ सॉल्यूशन मेड बाय डिसॉल्विंग 50 ग्राम्स ऑफ शुगर, सेम वही बात, मास ऑफ सोल्यूट कितना है इस बार, सोल्यूट का मास 50 ग्राम, 150 ग्राम ऑफ वाटर, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, देखो भाई सॉल्वेंट का मास कितना आया इस बार, सॉल्वेंट का मास आ गया है हमारे पास में 150 ग्राम। बता दो हमें क्या बताना है, कंसंट्रेशन बतानी है, सेम वही वैसे ही हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको पूरा का पूरा सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा 25%। जब सॉल्व कर लोगे ना तो आंसर आएगा आपका 25%। ये न्यूमेरिकल भी 2018 शिफ्ट 2 में पूछा हुआ सवाल है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 320 ग्राम ऑफ वाटर विथ 36 ग्राम ऑफ सॉल्ट। ये सेम क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, पीछे हमारा सेम क्वेश्चन आ गया था। इसका आंसर बता दीजिएगा क्या होगा, इसका सेम तरीके से सॉल्व करिएगा। सबसे पहले आपको दिया है मास ऑफ सोल्यूट, कितना है भाई मास ऑफ सोल्यूट 36 ग्राम। अगर हमें मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, नहीं दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 320 ग्राम। तो चलो सॉल्यूशन का मास निकाल लो, कैसे निकालेंगे, सोल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करके, यानी कि 36 प्लस 320, बता दो आंसर क्या आ जाएगा इसका, क्या आ जाएगा आंसर, जो भी हमारे पास आंसर आ जाएगा सॉल्यूशन का मास में वो यहाँ पर रख दीजिएगा। उसके बाद हम निकालेंगे मास बाय मास परसेंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन।
है ना। उसके अलावा हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। जैसे ही हम करेंगे हमारे पास पूरा का पूरा आंसर अपना आ चुका होगा। और आंसर क्या आएगा, मैं अभी से बता दे रही हूँ, 10.11% आपका आंसर आना चाहिए। बताना क्या इतना आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट में जरूर बताना। और अगर किसी बच्चे को इसमें दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं फिर से समझा दूंगी कि कैसे होना है। ये वाला सवाल भी बेटा 2018 शिफ्ट 2 में, बेटा शिफ्ट 2 में एक ही फॉर्मूले पे बेस्ड 2-3 सवाल पूछे जा चुके हैं, एक ही फॉर्मूले पे बेस्ड। फ्री के नंबर बट रहे हैं, सिर्फ एक फॉर्मूला लगाओ, 3 सवाल करके ले जाओ। तो ये सवाल बहुत ध्यान से समझिएगा, रिपीट हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम वही है, कर लीजिएगा आप, बिल्कुल सेम वही है, सेम सही सेम सवाल है। मैं आंसर इसका बता के जाऊंगी आपको, बिल्कुल सेम अभी तक हम जो 4-5 सवाल कर रहे हैं एज इट इज हो जाएगा। आंसर आपका आएगा डी। इसका कर लेना कैसे होगा, और अगर नहीं आता है तो कमेंट में बताइएगा। चलिए, तो अभी तक के हमने जितने भी सवाल सॉल्व किए वो थे सॉल्यूशन के। अब यहाँ से हम करने वाले हैं नए कॉन्सेप्ट पे बेस्ड सवाल, और नया कॉन्सेप्ट आ रहा है एलोट्रॉपी, यानी एलोट्रॉप्स कैसे होते हैं, एलोट्रॉप्स कैसे बनते हैं, एलोट्रॉपी पे सवाल कैसे आते हैं, अब हम वो डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशन पे बेस्ड सारे सवाल हम कर चुके। एलोट्रॉपी अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है, इसको ध्यान से समझिएगा बेटा, सारे क्वेश्चन अच्छे से समझना। और बाय चांस अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहा है तो या तो उसको नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, या तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आपको वो सवाल याद रहे, ताकि एग्जाम में अगर वैसा सवाल है तो आपसे गलती ना हो। चलो शुरू हो जाओ। बताइए, द फर्स्ट फुलरिन टू बी आइडेंटिफाइड वाज, कौन सी फुलरिन सबसे पहले आइडेंटिफाइड की हुई थी। और फुलरिन जो है वो कार्बन का एक एलोट्रॉप होती है। बताओ कौन सी फुलरिन सबसे पहले आइडेंटिफाइड की थी, कौन सी फुलरिन को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था। ये भी कोई कहने वाली बात है मैम, कार्बन 60 फुलरिन, इसी को हम बकमिंस्टर फुलरिन भी कहते हैं। बकमिंस्टर फुलरिन यानी C60 सबसे पहले आइडेंटिफाई की थी। ये भी हमसे 2022 में पूछा हुआ सवाल है। उसके बाद में द एलोट्रॉप ऑफ विच नॉन मेटल कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, कौन से नॉन मेटल का एलोट्रॉप इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। यहाँ इसने हिंट दे दिया है नॉन मेटल, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन या ऑक्सीजन। बताओ कौन से नॉन मेटल का एलोट्रॉप जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। मैम करेक्ट आंसर आएगा कार्बन। कार्बन का एक एलोट्रॉप होता है ग्रेफाइट, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, तो करेक्ट आंसर आएगा सी। फुलरिन में कितने कार्बन एटम्स होते हैं, या नहीं सॉरी, यस, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन द शेप ऑफ अ फुटबॉल स्ट्रक्चर। जो फुलरिन होता है बेटा उसका फुटबॉल के जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसमें कितने कार्बन होते हैं। अभी मैंने पहला क्वेश्चन ही वही बताया। कौन सा था पहला क्वेश्चन, बकमिंस्टर फुलरिन, कितने कार्बन थे 60, यानी कितने कार्बन आएंगे मैम 60 कार्बन। जो फुटबॉल के जैसा स्ट्रक्चर होता है फुलरिन का, बकमिंस्टर फुलरिन, 60 कार्बन एटम वहां पे प्रेजेंट होते हैं। इतना इजी सवाल हमसे ग्रुप डी में 2022 में पूछा हुआ है। हमें स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं बेटा, हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। देखो पहला है ग्रेफाइट इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या ऐसा है। In graphite, each carbon atom is bonded to the 3 other carbon atoms in the same plane, giving a hexagonal array. बताओ स्टेटमेंट 1 और 2 में क्या सही है क्या गलत है। ऐसा सेम क्वेश्चन मैं अभी करवा भी चुकी हूं, तो तुम लोगों को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। बता दीजिए करेक्ट आंसर क्या होगा। मैम जो ग्रेफाइट होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन है ना वो sp2 होता है, यानी हर एक कार्बन एटम अगले 3 से अटैच है, जो कि एक हेक्सागोनल एरे बना रहा है। बिल्कुल सही बात है मैम। क्या ग्रेफाइट बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, अगर ये ऐसा ही है, अगर ये बैड कंडक्टर ही होता है, तो मैंने यहाँ पर कार्बन में भी क्या बताया था, अभी अभी बताया था ग्रेफाइट होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ये तो गुड कंडक्टर होता है बच्चा, तो ये बैड कंडक्टर तो हो ही नहीं सकता, ये गुड कंडक्टर होता है। यानी स्टेटमेंट 2 करेक्ट है और स्टेटमेंट 1 हमारी इनकरेक्ट है। ये सवाल भी 2022 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन का कौन सा एलोट्रॉप जो है इलेक्ट्रिसिटी का एक गुड कंडक्टर है। ऐसे सवाल बहुत सारे पूछते हैं। अभी अभी कितनी बार हमने पढ़ा है मैम ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कैसा है मैम, ग्रेफाइट एक ऐसा एलोट्रॉप है जो बहुत ही अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। कौन सा एक क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप नहीं है कार्बन का, बता दीजिए कौन एक क्रिस्टलाइन एरोट्रॉप नहीं है कार्बन का। क्रिस्टलाइन यानी कौन क्रिस्टल के फॉर्म में नहीं पाया जाता। फुलरिन मैम पाया जाता है, ग्रेफाइट भी पाया जाता है, कोक,
कोक समझ लो ना, कोक कैसा होता है, क्या क्रिस्टल होते हैं, नहीं होते ना, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा कोक, जो कि क्रिस्टल फॉर्म में नहीं पाया जाता। इतना आसान सवाल 2022 ग्रुप डी में शिफ्ट थर्ड में पूछा हुआ है। नेक्स्ट, विच फॉर्म ऑफ कार्बन इज यूज्ड एज अ ड्राई ल्यूब्रिकेंट? कार्बन का कौन सा एलोट्रॉप एज अ ड्राई ल्यूब्रिकेंट यूज किया जाता है? एज अ ड्राई ल्यूब्रिकेंट किसका यूज किया जाता है? कौन से एलोट्रॉप ऑफ कार्बन का हम यूज करते हैं एज अ ड्राई ल्यूब्रिकेंट? बता दो भाई। मैम ग्रेफाइट का यूज किया जाता है एज अ ड्राई ल्यूब्रिकेंट। ये सवाल भी हमसे 2022 शिफ्ट 2 में पूछा हुआ है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन is the hardest natural substance known as a very high melting and boiling point? कार्बन का कौन सा एलोट्रॉप होता है जो बहुत हार्ड होता है, सख्त होता है, और इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है? ड्राई आइस, ग्रेफाइट, फुलेरिन या डायमंड? बताओ कार्बन का कौन सा एलोट्रॉप है जो ये कंडीशन फॉलो करता है? मैम सबसे, अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बन का सबसे हार्डेस्ट एलोट्रॉप कौन सा पाया जाता है, तो आपका आंसर आना चाहिए डायमंड। जो डायमंड होता है ना वो हार्डेस्ट पाया जाता है, इससे हार्ड कुछ होता ही नहीं है। हार्डेस्ट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, डायमंड इज द हार्डेस्ट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मैम? करेक्ट आंसर आ जाएगा डायमंड, है ना। तो ये सवाल आपसे एनटीपीसी में पूछा गया था 2022 में, बहुत अच्छा सवाल है ये। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन? इनमें से कौन कार्बन का एलोट्रॉप नहीं है? मैम डायमंड तो एलोट्रॉप है, ग्रेफाइट के बारे में तो हमने इतना पढ़ा, फुलेरिन भी एलोट्रॉप है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन का एलोट्रॉप नहीं है। और यहाँ अगर किसी बच्चे को नहीं पता होगा वो तो सोचेगा कि इसमें भी कार्बन आ रहा है, इसमें भी कार्बन आ रहा है, ये भी एलोट्रॉप होगा, लेकिन वहीं आप गलत हो जाओगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड कोई एलोट्रॉप नहीं होता। कार्बन के एलोट्रॉप होते हैं ग्रेफाइट, डायमंड एंड फुलेरिन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन? बता दीजिए कौन कार्बन का एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है? मैम डायमंड एलोट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन का। ये इतना आसान सवाल 2 बार रिपीट हो चुका है बेटा, एक बार एनटीपीसी 2021 में और एक बार फिर से एनटीपीसी ने ही रिपीट किया है इसको, बस अलग अलग डेट पे, शिफ्ट 1 में और शिफ्ट 2 में। और ये सवाल दोबारा भी रिपीट हो सकता है। क्या था इस सवाल में? इतना इजी सवाल। ये ऐसे सवाल रिपीट होने के चांसेस बहुत होते हैं। फुलेरिन इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ, भाई बता दो फुलेरिन किसका एलोट्रॉप होता है? कार्बन का होता है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इतने आसान सवाल एनटीपीसी पूछ रहा है, 2021 में पूछ लिया। तो हमारा कार्बन किसका एलोट्रॉप, फुलेरिन किसका एलोट्रॉप है? मैम कार्बन का एलोट्रॉप है। चलिए नेक्स्ट, फुलेरिन कंटेन्स हाउ मेनी कार्बन? अभी हमने ऐसा सेम क्वेश्चन करा था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, स्टेटमेंट अलग थी बस। ये सवाल आपसे जेई में पूछा है 2019 में। ऐसे सवाल बेटा बार 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 रिपीट होते हैं ऐसे सवाल। बता दीजिए फुलेरिन कितने कार्बन एटम कंटेन कर रहा होता है? मैम फुलेरिन 60 कार्बन एटम कंटेन कर रहा होता है। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा मैम? करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2019 का सवाल है। 13th बेटा, द प्रेजेंस ऑफ एन एलिमेंट in 2 or more forms in which the physical properties are different। देखो ऐसा कोई एलिमेंट जो 2 या 2 से ज्यादा अवस्थाओं में बिहेव कर सकता है या रह सकता है, लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली और फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। कौन सा क्या होते हैं ये मैम? ये होते हैं एलोट्रॉप्स, जो 1 से ज्यादा अवस्थाओं में रह सकते हैं, जैसे कि कार्बन, फुलेरिन, डायमंड, कैसे भी रह सकता है, लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। इनको क्या बोलते हैं? एलोट्रॉपी बोलते हैं। ये हमसे 2018 में पूछा गया सवाल है और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, रिपीट होने के चांसेस हैं इस सवाल के। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि एएमयू यूनिट के बेसिस पर हैं। अब एएमयू यूनिट से भी बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन जो भी सवाल आते हैं ना ज्यादातर यहाँ पर सवाल रिपीट होते हैं। तो ये वाले क्वेश्चंस जितने भी अब हम करवाने जा रहे हैं उनको बहुत डिटेल में समझ लेना, क्योंकि ये वाले सम्स जितने भी अब हम करवाएंगे ये कई एग्जाम्स में रिपीट भी होते हैं और आगे कई एग्जाम्स में रिपीट होने के चांसेस भी हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन अ सब्सटेंस spontaneous movement from a high concentration to a low concentration takes place। अगर कोई सब्सटेंस यानी कि कोई पदार्थ है, अगर ये हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव हो रहा है, यानी अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसका कंटिन्यूअसली यानी लगातार जिसकी मूवमेंट हो रही है हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ, तब उसको क्या बोलते हैं? क्या वो गैसियस एक्सचेंज होता है?
क्या वो डिफ्यूजन होता है, ऑस्मोसिस होता है या सर्कुलेशन होता है, उस कंप्लीट सब्सटेंस को क्या बोला जाता है। और ये क्वेश्चन हमसे ग्रुप डी में 2022 के शिफ्ट थर्ड में पूछा गया था। बता दीजिए क्या आंसर आएगा। एक ऐसा सब्सटेंस जिसकी कंटिन्यूअसली मूवमेंट हो रही है हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ, और ये साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है, यानी लगातार होने वाला प्रोसेस है। बता दीजिएगा इसको क्या बोलते हैं। ऐसे प्रोसेस का नाम होता है डिफ्यूजन। ना गैसियस एक्सचेंज होगा, ना ऑस्मोसिस होगा, ना ही सर्कुलेशन होगा। जब जब ऐसा कोई प्रोसेस आता है तब ऐसे प्रोसेस का नाम हो जाएगा डिफ्यूजन। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड मोलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का एक्सपेक्टेड मोलिक्यूलर मास क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन ना, इन क्वेश्चंस को बोला जाता है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। इनको बोला जाता है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, जो लगातार हर एक एग्जाम में रिपीट होते हैं, या इनके जैसा क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है। ये सवाल आपसे ग्रुप डी में 2018 में देखने को मिला था, और अभी मैं आगे दिखाऊंगी कितनी बार ये सवाल रिपीट होगा। तो बताना क्या है, हमें सल्फर डाइऑक्साइड का मास बताना है। बता दीजिए भाई, सल्फर डाइऑक्साइड का मास कितना होगा। व्हाट डू यू थिंक, क्या मास होगा सल्फर डाइऑक्साइड का। सल्फर डाइऑक्साइड दिया है, हमें बताना है मास, कितना मास होगा। मैम सबसे पहले रखेंगे मास ऑफ सल्फर। सबसे पहले आ जाएगा मास ऑफ सल्फर, जो कि लगभग 32 होता है, प्लस 2 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 होता है। जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 64 आंसर आ जाएगा। जब इन दोनों को आप ऐड ऑन करेंगे ना, तो आपका जो फाइनल मास आ जाएगा दैट विल बी 64। तो बहुत इजी सवाल रहते हैं ऐसे, बस सारे मास को रखकर हमें ऐड करना होता है, मास आ जाता है। सी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। ओके ये तो और भी इजी सवाल है। वाटर का मोलिक्यूलर मास पूछा है, दिस इज अगेन इजी। हमें मोलिक्यूलर मास निकालना है, देखो कैसे निकालते हैं। मोलिक्यूलर मास निकालना है, सबसे पहले तो वाटर के फॉर्मूले में 2 हाइड्रोजन है, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन एक ही है तो 1 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का मास कितना होता है मैम, हाइड्रोजन का मास होता है हमारे पास में 1। कितने हैं हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है, यानी कि 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है, ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो यहाँ पर आ जाएगा 16, 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 16 प्लस 2 हो जाएगा 18। यानी वाटर का मोलिकुलर मास कितना हो गया, वाटर का मोलिकुलर मास हो गया 18 म्यू। करेक्ट आंसर थर्ड का क्या आएगा मैम, करेक्ट आंसर आएगा थर्ड का बी। व्हाट इज द थर्ड करेक्ट आंसर, वाटर का जो मैम मोलिकुलर मास होगा दैट वुड बी 18। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, आपको एग्जामिनर बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर सकता है यहाँ। कैसे मैम, देखो ये 18 है और ये 1.8 है, ये 20 है, ये 2.0 है, 2.0 है। अगर आपके दिमाग में कहीं से भी उस टाइम पे ये ना चला, या फिर कहीं पर से भी आपने पॉइंट को निग्लेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया, देखा नहीं, तो बेटा ये सवाल बहुत ज्यादा गलत होने के चांसेस है। बहुत इजी सवाल है, लेकिन इस इजी सवाल के ऑप्शंस इन्होंने ऐसे सेट करे हैं कि अगर कोई बच्चा जल्दी जल्दी में इस आंसर को देना चाहेगा तो वो गलत करने के चांसेस ज्यादा कर लेगा अपने, क्योंकि हमें 18 पे क्लिक करना है 1.8 पे नहीं। अगर 20 और 18 में भी देखो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा भी गैप हुआ, थोड़ा सा भी अगर हमने कैलकुलेशन मिस्टेक किया तो 18 20 कोई ज्यादा मिस्टेक नहीं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो इस ऐसे क्वेश्चंस जितने भी आते हैं तो बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन आपको करने बहुत अच्छे से हैं, बहुत ही ध्यान से अच्छे से ऑप्शन देखना और फिर इनको टिक करना है। ओके हमसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द रिलेटिव मास ऑफ कार्बोनिल। कार्बन एंड ऑक्सीजन गिवन है, बता दो इसका मास क्या होगा। कार्बन एंड ऑक्सीजन गिवन है, कैसे निकालेंगे बता दीजिए भाई मास इसका। कार्बन का मास कितना होता है, कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का मास कितना होता है मैम 16, दोनों को हमें ऐड ऑन कर देना है। कार्बन का मास कितना होता है, मास ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन। व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन 12, व्हाट इज द मास ऑफ ऑक्सीजन 16। तो क्या आ जाएगा 8 और 2 28 विल बी द करेक्ट आंसर। यानी करेक्ट आंसर क्या आ गया मैम, करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। बस दोनों के मासेस को रखा, दोनों के मासेस को ऐड कर दिया और देखो करेक्ट आंसर हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 28। और ये सवाल कब पूछा गया था, देखो वापस 2018 में हमसे पूछा गया था, और वो भी शिफ्ट 2 में। तो ऐसे सवाल कई बार रिपीट होते हैं, देखो हो रहे रिपीट। उसके अलावा देखिएगा द यूनिट मास ऑफ द फॉर्मूला CaO, सेम वही चीज, हमसे फिर से यूनिट मास पूछ लिया गया, हमसे फिर से मोलिकुलर मास पूछ लिया गया। कैसे निकालेंगे मोलिकुलर मास, हम मोलिकुलर मास निकालेंगे मोलर मास ऑफ कैल्शियम, अरे वेट,
मास ऑफ कैल्शियम प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन, दोनों के मासेस को ऐड ऑन कर देंगे। जैसे दोनों को ऐड ऑन कर देंगे ओवरऑल मोलिकुलर मास हमारे पास आ जाएगा। कैल्शियम का मोलिकुलर मास कितना होता है मैम? कैल्शियम का मोलिकुलर मास होता है 40। कितना होता है भाई मैम? इसका होता है 40। ऑक्सीजन का कितना होता है मैम? 16। अभी आप बता चुके हो। दोनों को ऐड ऑन करने पर क्या आया? 56। यानी करेक्ट आंसर मैम ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन आपसे ग्रुप डी में 2018 में पूछा है शिफ्ट 1 में। फिर से ये सवाल आपसे ग्रुप डी में 2018 में अगली डेट को पूछ लिया गया, वो भी शिफ्ट बी में। मतलब ये सवाल ग्रुप डी में मॉर्निंग शिफ्ट में ही 2 बार पूछा गया है, बस डेट्स अलग अलग है यहाँ पर। तो ऐसे सवाल कई बार रिपीट होते हैं, इनको बहुत ध्यान से बहुत ही अच्छे से समझना है और मास निकालना तो आपको आना ही आना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ ओजोन। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। अगर हमें मोलिकुलर मास निकालना है तो देखो कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है मैम। 3 मल्टीप्लाइड बाय ऑक्सीजन कर देंगे, मोलिकुलर मास आ जाएगा। ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास कितना है बता दो भाई? ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास कितना है मैम? 16 होता है। 16 1 16, 16 2 32, 16 3 व्हाट? क्या करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए यहाँ पर मैम? 48। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा 48 म्यू, राइट। तो हमारे पास इस तरीके से हम निकाल लेंगे कि हमारा मोलिकुलर मास कितना था। ये भी सवाल 2018 ग्रुप डी शिफ्ट 1 में पूछा है। देख लो एक ही एग्जाम में एक ही शिफ्ट में कितनी बार ऐसा सवाल रिपीट हुआ है, और ऐसा होता है, ऐसा रिपीट होता रहेगा। और आपको ये सारे जितने भी मोलिकुलर मास वाले सवाल हैं बहुत ध्यान से करके जाने हैं, क्योंकि ये रिपीट होने के बहुत सारे चांसेस हैं। ओके देखो भाई इस बीए कितना रिपीट हुआ है। हमसे पूछा है द रिलेटिव मोलिकुलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। रिलेटिव मोलिकुलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमसे पूछा है रिलेटिव मोलिकुलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम इसका मास निकालेंगे तो क्या आएगा? सबसे पहले तो आएगा मास ऑफ कार्बन प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 2 ऑक्सीजन है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। हम इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड का आ जाएगा। भाई बता दीजिए कार्बन का कितना होता है मैम? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, यानी मास कितना हो जाएगा? मास हो जाएगा बेटा 12 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का कितना हो जाता है? 16 हो जाता है। तो 12 प्लस 16 2 32, दोनों को एड ऑन कर दो। दोनों को ऐड ऑन कर दीजिए और बताइए क्या करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर। दोनों को ऐड ऑन कर देंगे तो करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा 44 म्यू, है ना। 32 और 12 दोनों को ऐड कर दो, क्या आंसर आ जाएगा? 44 म्यू। कब पूछा गया था मैम? देखिए 2018 में शिफ्ट 2 में पूछ लिया गया। उसके बाद हमसे फिर वापस से ग्रुप डी में 2018 में शिफ्ट 3 में पूछ लिया। अलग अलग शिफ्ट में सेम सवाल रिपीट हुआ है, और वो भी क्या? जस्ट मोलिकुलर मास ही तो निकालना है हमें, जस्ट एडिशन ही तो करना है। तो इजी सा सवाल था, 44 करेक्ट आंसर आ गया। ओके अभी मोलिकुलर मास निकालना है H2SO4 का। ये थोड़ा सा लेंदी जाएगा, देखो कैसे होगा। H2SO4 का मोलिकुलर मास निकालना है तो हम नोट डाउन करेंगे मोलिकुलर मास ऑफ H2SO4। देखो भाई कैसे निकालेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन, 2 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एक ही सल्फर है मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सल्फर। 4 ऑक्सीजन है दैट मीन्स 4 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। चलिए सारे मासेस रख दीजिए। 2 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज द मास ऑफ हाइड्रोजन? हाइड्रोजन का मास तो 1 होता है, हमने 1 रख दिया प्लस 1 इंटू मास ऑफ सल्फर क्या होता है बता दो भाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सल्फर का मास कितना होता है आप इतना बता दीजिए। सल्फर का मास यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताना है और रखना है। प्लस 4 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है मैम? सभी को पता है 16 होता है ना। जब सारी वैल्यूज हम पुट डाउन करेंगे यहाँ पर 30 प्लस होता है, अभी से बता देती हूँ। मास ऑफ सल्फर मुझे कमेंट में बताना, फिर सबको ऐड कर देना है। जब सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास फाइनल मोलिकुलर मास आ जाएगा, और जो फाइनल मोलिकुलर मास आएगा वो पता है कितना आएगा? 98। तो करेक्ट आंसर कितना आएगा मैम? करेक्ट आंसर आएगा 98। यहाँ पर सल्फर का जो भी मास होता है वो नोट डाउन कर देना। 16 4 64 और ये हमारे पास 2, जितना भी आएगा वो हमारे पास 98 आ जाएगा। अब आप मुझे बताना कि सल्फर का मास कितना होता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर। ये सवाल भी हमसे 2018 में ग्रुप डी में शिफ्ट 2 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2। वापस सेम चीज, CaCl2 का हमें वापस से मास पूछ लिया गया। बता दीजिए कैसे निकालेंगे।
हम निकालेंगे मास ऑफ कैल्शियम प्लस मास ऑफ कैल्शियम प्लस 2 इंटू मास ऑफ क्लोरीन। बस इतना सा करना है बेटा, हमारे पास आंसर आ जाएगा। मास ऑफ कैल्शियम प्लस 2 इंटू मास ऑफ क्लोरीन, सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपके पास फाइनल आंसर जो है ना वो आपके पास आ जाएगा। और याद रखना जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 111 माइक्रोन। फाइनल आंसर 111 म्यू आ जाएगा। बस वैल्यूज पुट कर देना। और ऐसे कितने ही सारे सवाल मैं अभी तक करवा चुकी हूँ। ये सवाल आपसे ग्रुप डी में पूछा गया था 2018 में शिफ्ट 2 में, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, द फॉर्मूला फॉर यूनिट मास ऑफ NaCl, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। NaCl के लिए बताना है, Na का रखोगे Cl का रखोगे, जल्दी से रख दीजिए, बता दीजिए क्या आंसर आएगा। मैम फॉर्मूला यूनिट हमें Na के मास को रख के निकालना है, क्लोरीन के मास को, दोनों के मास को रखेंगे तो बताओ इनमें से। और ये ऑप्शंस देखो एक बार जरा, 585, 5.85, 0.585 एंड 58.5। एग्जामिनर ऐसे सवाल, ऐसे क्वेश्चन डालता है, ऑप्शंस डालता है ताकि आप लोग कंफ्यूज हो सके। जरा सी भी कैलकुलेशन मिस्टेक में जो भी गलती होगी, हर एक गलती उसका हर एक सवाल है। ध्यान से देख रहे हैं ना, जो भी आप गलती कर सकते हो कैलकुलेशन में, हर एक गलती पे उसने हर एक ऑप्शन बना के रखा है। इतने ऐसे उसने ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं कि कोई भी गलती अगर बच्चा करे तो तुरंत वहां पे आंसर में वो फंस जाए। तो बता दो भाई इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। बस इसमें आपको कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करनी है, करेक्ट आंसर बताइएगा। यहाँ ऑप्शन डी 58.5 करेक्ट आंसर होने वाला है। सिर्फ मास रख देना, सोडियम और क्लोरीन के दोनों को ऐड कर देना, दोनों का एडिशन करके आपके पास पूरा आ जाएगा 58.5। और ये सवाल भी आपसे ग्रुप डी में 2018 शिफ्ट थर्ड का सवाल है ये वाला, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पूछा जा रहा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ एन एटॉमिक मास इज इक्वल टू। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट भी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लेना अगर आपको नहीं आता है। और यूनिट बताना है एटॉमिक मास का, क्या होता है बताओ दो, एटॉमिक मास की वैल्यू बता दीजिए क्या है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26 किलोग्राम या 16। तो याद रखना 16 कभी नहीं होता, 0.16 भी कभी नहीं होता। आंसर 1.6 वाले हैं, तो या तो ए हो सकता है या तो बी। ए में क्या दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27, इधर दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 टू द पावर प्लस 27। करेक्ट आंसर आता है बेटा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम, यानी करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ये सवाल आपसे ग्रुप डी में 2018 शिफ्ट थर्ड का सवाल है, जहां पर हमारी परमाणु द्रव्यमान की जो इकाई होती है ना उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम, है ना। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके अभी एटॉमिक मास यूनिट्स के सारे सवाल हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। एटॉमिक मास यूनिट्स के जैसा कि मैंने आपको बताया मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, बस आपको मास निकालना, सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती यहाँ पर। अब नेक्स्ट जो हम यूनिट कवर करने जा रहे हैं दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट आती है, क्योंकि यहाँ से वेराइटी ऑफ सवाल आपसे बन सकते हैं, यहाँ से बहुत तरीकों के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर किसी बच्चे की भी एटॉमिक स्ट्रक्चर कमजोर है या किसी बच्चे को भी यहाँ पे थोड़ी दिक्कत होती है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस पूरे यूनिट में अभी जो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर करने जा रहे हैं एकदम अच्छे से सारी चीजें आपकी एकदम क्रिस्टल क्लियर होने वाली है। अब यहाँ पर हम बात किस किस की करते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में के थ्रू आउट एटॉमिक स्ट्रक्चर आप एटम्स की बात करेंगे, एटम के फंडामेंटल कंपोनेंट्स की बात करेंगे कि कोई एटम जो है उसके कितने फंडामेंटल कंपोनेंट्स होते हैं, किन किन से मिलकर वो बना होता है, इन सारी चीजों की बात हम अपनी इस यूनिट में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट हैज नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी। और याद करो ऐसा क्वेश्चन मैं एक और बार करवा चुकी हूँ किसी और वीडियो में। कौन सा एलिमेंट है जो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी रखता है, यानी इन चारों में से कौन सा एलिमेंट नॉन मेटल है। क्लोरीन, पोटेशियम, लिथियम या सोडियम, कौन सा नॉन मेटल है। और ये सवाल हमसे ग्रुप डी 2022 के शिफ्ट 2 में पूछा गया था। कौन सा नॉन मेटल है बताना है आपको इन चारों में से, विच विल बी नॉन मेटल। बता दीजिए भाई, क्या सोडियम नॉन मेटल है। नहीं मैम, सोडियम और लिथियम तो एक्टिव मेटल्स होते हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पोटेशियम भी पॉसिबल नहीं है, यानी करेक्ट आंसर आएगा बेटा क्लोरीन। इनमें से क्लोरीन बेटा एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। जबकि आपको मैं बताऊं हमारे पास ग्रुप 1 से कौन बिलोंग करता है। अगर मैं ग्रुप 1 की बात करूं तो ग्रुप 1 से बिलोंग करते हैं लीना की
रूबी से फ्रेंडशिप, ये सारे के सारे लोग ग्रुप 1 में आते हैं और इसी में मैंने लिथियम को डाला, सोडियम को डाला, पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं और ये सब में बहुत ही ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर होता है, इन सभी में बहुत ही अच्छा मेटालिक कैरेक्टर पाया जाता है। और यहाँ देखो पूछा क्या गया है, यहाँ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक ही फैमिली के 3 लोग दे दिए। अब अगर एक ही फैमिली का 3 लोग तुम दे रहे हो तो या तो तीनों ही आंसर होंगे या तो एक भी नहीं होगा उनमें से। इसी वजह से इन तीनों में काफी ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर होता है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर चौथे ऑप्शन में, दैट इज क्लोरीन में पाए जाएंगे। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर है अभी। ओके, नेक्स्ट हमसे पूछा गया है इफ कार्बन विल फॉर्म, बेटा ये इस तरीके से बनाया गया है, C और C के ऊपर माइनस चार्ज, यहाँ पर चार्ज है C के ऊपर माइनस का 4। हमें बताना है कि C-4 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कितने होंगे। हमें बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। किसमें बताने इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन? कार्बन के ऊपर -4 चार्ज में। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन के पास बेटा 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर तुम न्यूट्रल कार्बन के बारे में बात करोगे, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट न्यूट्रल कार्बन, तो न्यूट्रल कार्बन के पास कितने होते हैं? 6 कार्बन एटम पाए जाते हैं। लेकिन हमारे पास तो अभी न्यूट्रल कार्बन एटम है नहीं, हमारे पास कार्बन पे -4 लगा हुआ है, यहाँ पे चार्ज, यानी 6 में हमें +4 ऐड करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर 10 तो बेटा इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे मैम? 10 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। प्रोटॉन बता दीजिए कितने पाए जाएंगे? प्रोटॉन कितने पाए जाएंगे मैम? हमारे पास प्रोटॉन की अगर बात करी जाए तो वो 6 ही पाया जाएगा। यानी बता दो जरा मुझे सेकंड का करेक्ट आंसर कितना होगा? सेकंड का करेक्ट आंसर होगा मैम सी, जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे? 10। 10 क्यों मिले? क्योंकि यहाँ पर -4 चार्ज लगा हुआ था, दोनों को हमने ऐड किया तो 6 + 4 10 इलेक्ट्रॉन मिले। प्रोटॉन तो मैम 4 6 थे, 6 ही रहेंगे, यानी आंसर आएगा 10 एंड 6। 6 यहाँ पर प्रोटॉन आ गए और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 10 आ गए। ऐसे ये सारे सवाल सॉल्व होंगे और ये आपसे 2022 शिफ्ट 1 में पूछा हुआ सवाल था। Name the scientist who propounded the theory that electrons are trapped in a positively charged sphere. कौन से वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने वो थ्योरी बताई थी जहां पर इन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर में फंसे रहते हैं? किसने बताई थी ये थ्योरी? ई रदरफोर्ड ने, जे थॉमसन ने, कैमिलो गोल्ड ने या नील्स बोर ने? बता दीजिए भाई किसने ये थ्योरी बताई थी? ये थ्योरी आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में बताई थी जे थॉमसन ने, यानी इसको करेक्ट आंसर आएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी। और ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है, याद रखना। अगर आपको याद ना हो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये सवाल रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सब एटॉमिक पार्टिकल वाज डिस्कवर्ड बाय जे चैडविक? चैडविक के थ्रू किसका बेसिकली डिस्कवरी की गई थी? देखो याद रखना, मैं कुछ चीजें तुम लोगों को लिखवा दे रही हूँ। अगर इलेक्ट्रॉन के बारे में आ जाए, इसकी डिस्कवरी जे थॉमसन ने की थी। याद रखने वाली चीज है, ये सारे सवाल रिपीट हो सकते हैं, मेरी एक एक लाइन एक एक सवाल है तुम लोगों का। उसके बाद प्रोटॉन, इसकी डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की थी। उसके बाद आता है न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी चैडविक ने। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी चैडविक ने। ये सारी चीजें आपके लिए जितना भी मैंने लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं पता हो तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे सवाल बहुत आते हैं। हमसे पूछा था कि जे चैडविक ने किसकी डिस्कवरी की थी? जे चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। करेक्ट आंसर आ जाएगा न्यूट्रॉन। और वापस से एक बार जरा इधर सुनो, न्यूरॉन एंड न्यूट्रॉन, अगर जरा सा भी ध्यान हमारा भटका तो हम इन दोनों ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हैं। या जल्दी में पहले ये देखा सी नंबर, तो पहले सी पे ही टिक कर दिया और सी में न्यूट्रॉन ना देके न्यूरॉन लिखा हुआ है बेटा, तो ऐसे एग्जामिनर फंसाएगा, लेकिन तुमको फंसना नहीं है। मेक श्योर एग्जामिनर के जाल में मत फंसना। उसने न्यूरॉन लिखा है लेकिन आपको पढ़ना है सही से कि न्यूरॉन यहाँ है कि न्यूरॉन यहाँ है, क्योंकि सही आंसर होगा न्यूट्रॉन, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा था। इसीलिए ऑप्शन बहुत ध्यान से पढ़ना, एकदम अच्छे से सारे ऑप्शन चेक कर लेना, डबल चेक करना, फिर टिक करना। ये सवाल भी आपसे एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था। Which British physicist was awarded the Nobel Prize in Physics in 1906 for his work on discovery of electron? इतनी लंबी कहानी पूछी है इन्होंने, मतलब सिर्फ इतना है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी। अभी मैंने लिखवाया,
अभी अभी मैंने लिखवाया कि बता दीजिए इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, मैम थॉमसन ने की थी, यानी करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जे थॉमसन। इतना सा पता है इन्होंने क्यों लिखा, ताकि बच्चा कंफ्यूज हो। सिर्फ इतनी सी बात इन्होंने पूछी है एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की है, सीधा सा आंसर जे थॉमसन ने करी है। ये क्वेश्चन भी 2021 में शिफ्ट 1 में एनटीपीसी में पूछा गया था। उसके बाद हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, अभी तो मैम पढ़ाया था आपने, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने की। वापस से सवाल रिपीट हुआ, और देखो ये सवाल कहां कहां रिपीट हुआ है, आरपीएफ एसआई में 2018 शिफ्ट 1 में पूछा गया सवाल है। इसके अलावा जेई में भी आपसे 2019 में पूछा गया सवाल है शिफ्ट 2 में। ये ऐसे सवाल बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने की थी, एज सिंपल एज दैट। जनरली द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ, जो हमारे पास बेटा न्यूक्लियस होता है, देखो इस तरीके का हमारा न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के बाहर बहुत सारे शेल्स लाई करते हैं। अब जो न्यूक्लियस होता है वो क्या कैरी कर रहा होता है, न्यूक्लियस क्या कैरी कर रहा होता है मैम, ये जो है आपका, ये जो है ना, ये वाला जो है इसको क्या, अरे भाई ये वाला जो है इसको क्या बोला जाएगा मैम, दिस इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या क्या कैरी कर रहा है मैम, न्यूक्लियस ना कभी भी कोई भी न्यूक्लियस अगर आ जाएगा तो वो एक तो न्यूट्रॉन कैरी कर रहा होता है और दूसरा वो प्रोटॉन कैरी कर रहा होता है। ये बात याद रखना, हमेशा जो न्यूक्लियस है बेटा वो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन कैरी करेगा। न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है मैम, कोई भी चार्ज नहीं होता, ये तो बेचारा न्यूट्रल रहता है। जबकि प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, प्रोटॉन पे ना मैम पॉजिटिव चार्ज होता है। अब बच्चा क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता, तो ओवरऑल न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज हो जाएगा मैम, ओवरऑल न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इस पे तो कोई चार्ज है ही नहीं, प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज, यानी ओवरऑल न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन ये बना किस किस का होता है, ओवरऑल न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। हमसे पूछा गया था जनरली न्यूक्लियस क्या कंसीडर करता है मैम, न्यूक्लियस जो है ना वो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन को कैरी करता है। किसको कैरी करता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन को कैरी करता है। करेक्ट आंसर मैम ए हो जाएगा। इतना इजी सवाल, और ये इजी सा सवाल जेई में 2014 में पूछा गया था, है ना। ऐसे सवाल बहुत ज्यादा आते हैं और अच्छे से आपको नंबर देके जाते हैं। इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम डैश इज फाउंड, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में हमें क्या मिलता है, न्यूट्रॉन मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, प्रोटॉन मिलते हैं, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलते हैं। देखो अभी हमने करा था, अभी जस्ट हमने करा था, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में क्या मिलता है मैम, ये रहा एक एटम, एंड किसी भी एटम के न्यूक्लियस में हमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों चीजें मिल रही हैं। यानी किसी भी एटम के न्यूक्लियस में हमें क्या मिलता है मैम, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों चीजें मिलती हैं। ये सवाल भी आपसे जेई में 2019 में पूछा गया था। ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, इतने इजी। उसके बाद क्या आ रहा है, डैश इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड वीकली माइक्रो एटम, इनमें से क्या न्यूट्रल होता है, क्या प्रोटॉन न्यूट्रल होते हैं मैम, बिल्कुल न्यूट्रल नहीं होते, क्योंकि इन पे कौन सा चार्ज होता है मैम, इन पे ना पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं मैम, न्यूट्रल नहीं होते, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिट्रॉन पे भी बेटा पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिट्रॉन पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन कैसे होंगे मैम, न्यूट्रॉन जो होते हैं वो हमारे पास न्यूट्रल होते हैं। ये कैसे हो जाएंगे मैम, ये हमारे पास न्यूट्रल होते हैं। ये भी सवाल आपसे एनटीपीसी 2016 का सवाल है, इतना इजी सवाल पूछा गया था, इतना इजी सवाल। करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अभी आता है, द इक्विवेलेंट एंटी पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड। एंटी पार्टिकल का मतलब होता है बेटा उसका जस्ट अपोजिट। जैसे कि अगर मैं बोलूं प्लस का एंटी क्या होगा, माइनस, माइनस का एंटी क्या होगा, प्लस। सिमिलरली एंटी पार्टिकल का मतलब होता है बेटा जस्ट अपोजिट। हमें बता दीजिए इलेक्ट्रॉन के एंटी पार्टिकल को क्या कहा जाता है, क्या न्यूट्रॉन बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं, एंटी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, या पॉजिट्रॉन बोलते हैं। अच्छा सवाल है, बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पर। बता दीजिए करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है मैम। अगर कभी भी हमसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, ये रहा हमारे पास इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है मैम, निगेटिव चार्ज होता है। एंटी पार्टिकल इसका जो भी होगा, इसका जो भी एंटी पार्टिकल होगा, यू हैव टू मेक श्योर कि वो वाला पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा होना चाहिए। यानी एंटी इलेक्ट्रॉन तो ऑप्शन नहीं होगा, न्यूट्रॉन तो ऑप्शन नहीं होगा, प्रोटॉन या पॉजिट्रॉन। प्रोटॉन मैम एक इंडिविजुअल पार्टिकल है, एंटी पार्टिकल नहीं होता, तो एंटी पार्टिकल कौन आ जाएगा मैम, एंटी पार्टिकल आ जाएगा पॉजिट्रॉन।
समझ आ गया? कभी भी अगर आपसे बोला जाए कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है, तो यू हैव टू कीप रिमेंबर इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल हो जाएगा पॉजिट्रॉन। ये सवाल भी आपसे एनटीपीसी 2017 में पूछा है, याद रखिए। एनटीपीसी जेई वहां पर ऐसे टाइप के सवाल ज्यादातर रेगुलर रिपीट होते हैं, और ये शिफ्ट 1 में पूछा हुआ सवाल है। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉन। सीधा सा क्वेश्चन है। अ सब एटॉमिक पार्टिकल विद अ नेट चार्ज दैट इज न्यूट्रल, a subatomic particle with a net charge that is positive, a subatomic particle with a net charge that is negative, या फिर a subatomic particle with a net charge that is zero। यानी इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, बस इतना बता दो। मैम अभी अभी आपने बताया था इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। नेट चार्ज न्यूट्रल ऑप्शन काट दीजिए, नेट चार्ज पॉजिटिव ऑप्शन काट दीजिए, नेट चार्ज जीरो बिल्कुल नहीं। नेट चार्ज कैसा होगा, जब जब इलेक्ट्रॉन आएगा तब तब नेट चार्ज आपका नेगेटिव होने वाला है, यानी करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। बस इतना इजी सा सवाल, इतने से स्टेटमेंट बना के इन्होंने पूछ लिया। ये भी वापस एनटीपीसी 2016 का सवाल है। एनटीपीसी इतने इजी सवाल पूछती है, इतने इजी सवाल, बस एक बार कॉन्सेप्ट समझो, सारे सवाल तुम करके आओगे। ये देखो 2 बार सवाल रिपीट हो चुका है। एक बार आपसे जेई 2019 में पूछा गया है, एक बार एनटीपीसी 2017 में पूछा है। लगातार 2 साल सवाल पूछा है, पूछ रहा है हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन। और इससे पहले मैंने तुम्हें सेम क्वेश्चन बताया था, कहां कहां और कितनी कितनी बार रिपीट हो चुका है। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मुझे लग रहा है 5 से 6 बार सेम क्वेश्चन रिपीट हो चुका है रिसेंट पीडीएफ में। पहले वाले में तो मैं जा ही नहीं रही हूँ। बता दो भाई इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी। मैम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी आप बता चुके हो, जे थॉमसन ने की थी। दैट मींस करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जे थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स हैज पॉजिटिव चार्ज। अब बता दो इनमें से कौन से पार्टिकल के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। ये भी सवाल एज यूजुअल एनटीपीसी का है, एनटीपीसी 2016 शिफ्ट 2 का सवाल है। ये किसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, क्या न्यूट्रॉन के पास? नहीं मैम, क्योंकि न्यूट्रॉन तो बेचारा हमारा न्यूट्रल होता है, इस पे तो कोई चार्ज ही नहीं होगा। प्रोटॉन के पास यस, प्रोटॉन जो है ना वो पॉजिटिव चार्ज होता है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन, मैम इलेक्ट्रॉन जो है ना वो नेगेटिव चार्ज होता है। क्रिप्टन तो यहाँ पे आना ही नहीं है, क्रिप्टन तो सब एटॉमिक पार्टिकल ही नहीं होता, ये तो आप ऑप्शन ही काट दीजिए। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि किस पार्टिकल के पास में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। सीधा सीधा मैम प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन के पास में पॉजिटिव चार्ज आ रहा था तो करेक्ट आंसर हो गया बेटा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रोटॉन। है ना, इजी था ये सवाल। क्वेश्चन 14 आपसे दिया है सब एटॉमिक पार्टिकल्स व्हिच हैव अपोजिट प्रॉपर्टीज फ्रॉम नॉर्मल एटॉमिक पार्टिकल्स आर नोन एज। ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल जिनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से अपोजिट होती है। अभी अभी हमने ऐसा सवाल किया था, अभी अभी थोड़ी देर पहले। ऐसे पार्टिकल जिनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से थोड़ी बहुत अपोजिट होती हैं, उनको क्या बोलते हैं? पॉजिट्रॉन, एंटी पार्टिकल्स, फोटॉन्स या फिर न्यूट्रॉन्स। बता दो भाई क्या बोला जाता है, जल्दी से बता दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या बोला जाता है उनको? मैम अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि ऐसे पार्टिकल्स को बोला जाता है एंटी पार्टिकल्स। तो याद रखना, अगर कभी भी कोई ऐसा पार्टिकल आ रहा है जो अपोजिट प्रॉपर्टी वाले हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, उन सभी को हम क्या बोलेंगे मैम? उन सबको हमें एंटी पार्टिकल्स बोलना है। तो करेक्ट आंसर आएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी। ये भी सवाल आपसे एनटीपीसी 2016 शिफ्ट 3 में पूछा गया सवाल था। Who discovered the word atom? बेटा सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो अब यही है कि आपने मैम सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी के बारे में तो बता दिया, आपने बता दिया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इंडिविजुअली किस किसने डिस्कवर किया। अब इन्होंने हमसे पूछ लिया कि इंडिविजुअली एटम किसने बनाया, एटम की डिस्कवरी किसने की। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, रिपीट होने के चांसेस हैं। बता दीजिए एटम की डिस्कवरी किसने की थी? हु वाज द डिस्कवरर ऑफ एटम? क्या डाल्टन ने, कनार्ड ने, लेवोशियर ने या डेमोक्रिटस ने? तो याद रखना एटम की डिस्कवरी की थी डेमोक्रिटस ने। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। और हमसे ये सवाल ग्रुप डी में 2018 के शिफ्ट 1 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखो कितनी बार ये सवाल रिपीट हुआ है। एन इलेक्ट्रॉन हैज अ नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, आपने बहुत बार पूछ लिया। अब क्या चार्ज एक्चुअली होता है वो बताना है आपको। ये सवाल बेटा जेई 2019 शिफ्ट 1 में भी पूछा, ग्रुप डी 2018 शिफ्ट 2 में भी पूछा, फिर ग्रुप डी 2018 शिफ्ट 2 में दोबारा से रिपीट किया गया दूसरे डेट पे। बता दो भाई करेक्ट आंसर क्या होगा, बता दीजिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
निगेटिव चार्ज होता है मैम, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम। माइनस का 19 कूलॉम सही आंसर होगा। ये सारे के सारे आंसर्स गलत है। इसका आंसर हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम माइनस में। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। 17th क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन इज प्रेजेंट इन ऑल एटम्स एक्सेप्ट, यानी इनमें से किसी एक एटम में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। अब आप बता दो किस एटम में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके रिपीट होने के चांसेस बहुत है क्योंकि बच्चे यहाँ कंफ्यूज होंगे। और ये वाला सवाल आपसे ग्रुप डी 2018 शिफ्ट 3 में पूछा गया सवाल है। न्यूट्रॉन किस एक एटम में नहीं पाया जाता? क्या वो क्रोमियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है या मैग्नीशियम है? कहाँ पे न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता बता दीजिए। मैम क्रोमियम मेटल में भी न्यूट्रॉन पाया जाता है, कार्बन मैग्नीशियम में भी पाया जाता है। हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है जहां पर हमारे पास न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, केवल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 18th क्वेश्चन है, इन डैश ऑल सबएटॉमिक पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एक्सेप्ट न्यूट्रॉन। सेम वही सवाल, सेम टू सेम वही सवाल, बस स्टेटमेंट इन्होंने अलग कर दी, बाकी कुछ भी नहीं बदला। स्टेटमेंट अलग कर दी ताकि इनको ऐसा लगा कि हम स्टेटमेंट अलग कर देंगे, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन ये तो भूल गए, बच्चे स्मार्ट हैं, बच्चों को पता है कि एक ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल जहां पर न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है वो है हाइड्रोजन। बाकी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सब जगह न्यूट्रॉन होते हैं, बस हाइड्रोजन में नहीं होता। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ये भी आपसे जेई में पूछा गया सवाल है 2019 में। जेई ने ग्रुप डी का सवाल वापस से कॉपी पेस्ट कर लिया, थोड़ी सी स्टेटमेंट बदल दी बस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम। एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते कौन कौन से हैं? लिख लो, लिख लो जरा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम। कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं एटम के? एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल में पहला आ जाता है आपके पास में इलेक्ट्रॉन, दूसरा आ जाता है प्रोटॉन, तीसरा आ जाता है न्यूट्रॉन। और इसके जो एंटी पार्टिकल हैं उनकी मैं बात अभी कर ही नहीं रही हूँ। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सारे के सारे सब एटॉमिक पार्टिकल हैं एटम के। हमसे पूछा है कि कौन सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है। बच्चा कंफ्यूजन हो सकती है यहाँ पे, कौन नहीं है? मैम न्यूट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, बट जेनॉन नहीं है। क्योंकि भाई जेनॉन यहाँ कहाँ से आ गया? जेनॉन तो एक नोबल गैस होती है, जेनॉन तो एक नोबल गैस होती है जो ग्रुप 18 में पाई जाती है, ये यहाँ पर कैसे आ सकती है? तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए। इजी सा सवाल ग्रुप डी में 2018 शिफ्ट 2 में पूछा गया था। 20th क्वेश्चन है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एटम्स। एटम्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है? कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं होने वाली है रिगार्डिंग एटम्स? एटम्स ऑफ टू एलिमेंट्स आर सेम। क्या दो एलिमेंट के एटम सेम हो सकते हैं? या दे अकर इन द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। या फिर एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, बिल्कुल सही बात है। या द एटम ऑफ एन एलिमेंट आर द सेम इन ऑल स्टेट्स। क्या इनमें से एक गलत है? आपको ये बताना है। क्या इनमें से एक गलत है? आपको ये बताना है। मैम गलत स्टेटमेंट जो है वो पहले वाली ही स्टेटमेंट है कि एटम्स ऑफ टू एलिमेंट्स आर सेम, जबकि ऐसा तो नहीं होता, सेम नहीं होते हैं, यानी पहली ही स्टेटमेंट आपकी गलत है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, एक अगर आता नहीं हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये हमसे ग्रुप डी 2018 में पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ते हैं, प्रोटॉन्स हैव डैश पॉजिटिव चार्ज। अभी इलेक्ट्रॉन पे भी पूछा गया था, अब यहाँ पर सीधा प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज पूछ लिया गया, कितना होता है? ये सवाल भी ग्रुप डी में 2018 में शिफ्ट 3 में पूछा गया सवाल है। बता दो जरा प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज कितना होता है? व्हाट इज द पॉजिटिव चार्ज वैल्यू ऑफ प्रोटॉन? कितना हो जाएगा? प्रोटॉन की वैल्यू होती है प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम। इलेक्ट्रॉन में बस इस वैल्यू में माइनस लग जाता है, माइनस 1.6 आ जाती है। प्रोटॉन में माइनस ना लग के प्लस लग जाता है और इसका आंसर आ जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम। दैट इज द करेक्ट आंसर। तो बेटा ये सारे के सारे हमारे क्वेश्चंस थे जो आज हमने बहुत सारी यूनिट्स के क्वेश्चन कवर अप करे हैं। अगर आप इन सारी पीपीटीज को, इन सारी पीडीएफ्स को अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हो ना, तो ट्रस्ट मी ऐसा सेम क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको दोबारा रिपीट होने के चांसेस हैं। इनकी पीपीटी कहाँ मिलेगी, इनकी पीडीएफ कहाँ अवेलेबल होगी? बेटा इनकी पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको प्रॉपर पीपीटी रिसीव हो जाएगी। टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करेंगे? इसी वीडियो के नीचे बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन होगा, उस लिंक पे टैप करके आप चैनल ज्वाइन कर लेंगे और वहां पे आपको सारी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी। तो इन पीडीएफ को 2-3 बार कम से कम रीड करना, इस सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जितने भी और सवाल होंगे उन सारे सवालों को सॉल्व करना। और आज की वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बता के जाना, कौन सी यूनिट में सबसे ज्यादा मजा आया ये भी बता के जाना, और जितना मैंने बोला है कमेंट करने को, कमेंट जरूर करना, मैं तुम सबके कमेंट्स पढ़ने वाली हूँ। तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच और अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू।